एक आदमी को चैन से जीने के लिए कितनी जमीन चाहिए? 10 कदम, 100 बीघा, या बस उतनी जितनी उसकी कब्र के लिए काफी हो। सुखपुर गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, पर जितनी थी सोना उगलती थी। सुबह का सूरज जब पहली किरण बिखेरता तो भोला अपने खेत में होता। उसकी मेहनत से मिट्टी भी मुस्कुराती थी। उसकी दुनिया छोटी थी पर खुशियों से भरी थी। उस दुनिया के केंद्र में थी उसकी पत्नी राधा। जब वो खेत में खाना लेकर आती तो भोला की सारी थकान मिट जाती। वो दोनों उस बंजर जमीन पर मोहब्बत की फसल उगा रहे थे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, या शायद भोला को ऐसा लगता था। उसे पता नहीं था कि संतोष का धागा कितना कमजोर होता है और उसे तोड़ने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। एक दोपहर उस संतोष के धागे में पहली गांठ पड़ी। पड़ोसी की गाय भटककर भोला के खेत में आ गई और फसल चरने लगी। भोला दौड़ा गया, गुस्से में चिल्लाया, अपनी गाय को संभाल कर नहीं रख सकते? मेरा नुकसान कौन भरेगा? पड़ोसी भी अकड़कर बोला, 2 पौधे खा लिए तो क्या आसमान टूट पड़ा? वैसे भी कितनी जमीन है तुम्हारे पास? उसने भोला को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, वाह क्या बड़े राजा हो तुम, धूल की इन चंद फुट की खाइयों की रखवाली कर रहे हो। ये शब्द भोला के दिल में तीर की तरह चुभ गए। चंद फुट की धूल। उस रात भोला को नींद नहीं आई। उसने राधा से कहा, उसने मेरा नहीं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अगर मेरे पास बहुत सारी जमीन होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इज्जत जमीन से नहीं, इंसान के मन से मिलती है। हमारे पास जो है उसमें खुशी ढूंढो। पर भोला के कान अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उसकी आंखों में संतोष की जगह अब एक बेचैनी ने ले ली थी। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। वो कोई जमींदार लगता था पर गांव का नहीं था। उसका सफेद रेशमी कुर्ता धूल भरे सुखपुर में चांद की तरह चमक रहा था। वो गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां भोला अपने पड़ोसी के ताने को मन में दोहरा रहा था। जमींदार ने भोला की बड़बड़ाहट सुन ली। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी परख थी। वो भोला के पास आया और बोला, जमीन चाहते हो? कितनी? जितनी तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। भोला हैरान रह गया। जमींदार ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। सूरज की रोशनी में वो सिक्का भोला की आंखों में चुभ गया। ये लो, जमींदार ने कहा, कल सूरज उगने पर इस बरगद के पेड़ से चलना शुरू करना। दिन ढलने तक जितनी जमीन घेर सको वो सब तुम्हारी। बस एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस लौटना होगा। अगर नहीं लौटे तो ये सिक्का भी मेरा और जमीन भी मेरी। भोला की सांसें रुक गईं। ये कोई सौदा नहीं था, ये उसकी किस्मत का दरवाजा था जो अचानक खुल गया था। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। भोला बस उस सोने के सिक्के को घूरता रहा। उसकी चमक में उसे अपनी इज्जत, अपना दबदबा, अपने पड़ोसी का झुका हुआ सिर, सब कुछ दिखाई दे रहा था। राधा ने उसके पास बैठकर कहा, यह किसी भगवान का वरदान नहीं, किसी शैतान का सौदा लग रहा है। हमें और जमीन नहीं चाहिए। हमारी खुशी यही है, इस घर में, एक दूसरे के साथ। लालच की राह पर चलकर आज तक कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। भोला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका मन तो पहले ही उन अनजान जमीनों पर भटक रहा था। उसने कहा, तुम नहीं समझोगी राधा, यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह वो इज्जत है जो मुझसे छीनी गई थी। कल सुबह मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति के चेहरे पर वो भोलापन नहीं देखा जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। उसकी जगह एक जुनून था, एक अंधी दौड़ में शामिल होने का जुनून। वो समझ गई थी कि वो अपने पति को इस लालच के दलदल में खोने वाली है। सुबह होने से पहले ही भोला उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरब में आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जमींदार पहले से ही वहां मौजूद था, अपनी चांदी के सांप वाली छड़ी पर हाथ रखे, जैसे वो हमेशा से वहीं खड़ा हो। उसने भोला की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें क्षितिज पर थीं। गांव के कुछ लोग भी यह तमाशा देखने जमा हो गए थे।
जैसे ही सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ, जमींदार ने धीरे से सिर हिलाया। यह इशारा था। भोला ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी कमर में पानी की एक मशक बांधी, हाथ में जमीन कुरेदने के लिए एक छोटा कुदाल लिया और अपनी धोती कस ली। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां भीड़ में राधा खड़ी थी, उसका चेहरा डर से सफेद था। भोला ने अपनी नजरें सामने फैली अंतहीन जमीन पर टिका दी और दौड़ पड़ा, एक नई जिंदगी की ओर, या शायद मौत की ओर। सुबह की ठंडक में भोला के कदम तेजी से उठ रहे थे। उसका दिल जोश से भरा था। उसने कुछ ही घंटों में एक बड़ा और उपजाऊ हिस्सा अपने घेरे में ले लिया था। यहां की मिट्टी उसकी अपनी मिट्टी से ज्यादा काली और नरम थी। वो हर कुछ 100 कदमों पर रुकता, कुदाल से एक निशान बनाता और मुस्कुराता। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था। इतनी जमीन में तो 10 गायें पल जाएंगी। इस कोने में आम का बाग लगाऊंगा और यहां मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा कि पड़ोसी का घर उसके सामने झोपड़ी लगे। वो खुशी से हंसने लगा। सूरज की गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, पर भोला को उसकी परवाह नहीं थी। वो जीत रहा था। वो अपनी गरीबी को, अपने अपमान को हर कदम के साथ पीछे छोड़ता जा रहा था। उसे लगा कि वो सिर्फ जमीन नहीं नाप रहा, वो अपनी औकात नाप रहा है, और आज उसकी कोई सीमा नहीं थी। चलते चलते भोला एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन और भी अच्छी थी। एक छोटी सी नदी के पास की नम जमीन, जो बिना मेहनत के ही सोना उगल सकती थी। उसका पहला ख्याल था कि इतना काफी है, अब वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन फिर एक आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, क्यों? जब सबसे अच्छा मिल सकता है तो सिर्फ अच्छे से काम क्यों चलाना? थोड़ा और आगे बढ़ो, यह मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो हिचकिचाया। उसने एक बार सूरज की तरफ देखा जो अब सिर पर चढ़ने लगा था, और फिर उस काली मखमली जमीन की तरफ। राधा की चेतावनी उसके दिमाग में एक पल के लिए कौंधी, पर फिर पड़ोसी के ताने की गूंज ने उसे दबा दिया। चंद फुट की धूल नहीं, वो चंद फुट के लिए नहीं बना है। उसने फैसला किया, वो उस नदी के पार की जमीन को भी अपने घेरे में लेगा। उसका संतोष अब पूरी तरह से लालच में बदल चुका था। दोपहर तक सूरज आग का गोला बन चुका था। जमीन तप रही थी और हवा लू के थपेड़ों में बदल गई थी। भोला के कपड़े पसीने से भीग चुके थे और उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। उसकी पानी की मशक लगभग खाली हो चुकी थी। उसके पैर भारी हो गए थे और हर कदम एक सजा जैसा लग रहा था। उसने दूर एक छोटा सा झरना देखा। उसका मन हुआ कि रुककर जी भर के पानी पी ले, छांव में सुस्ता ले। पर फिर उसे ख्याल आया कि इसमें बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा, वक्त जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने मन को मारा और चलता रहा। अब वो जमीन की अच्छाई नहीं देख रहा था, बस अपनी चाल तेज रखने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी, ज्यादा से ज्यादा जमीन, कम से कम वक्त में। यह भूलकर कि जिस शरीर से वो यह काम ले रहा है उसकी भी एक सीमा होती है। जब भोला ने लालच में आकर एक आखिरी बड़ा चक्कर काटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सूरज अब पश्चिम की तरफ तेजी से ढल रहा था। आसमान का रंग नारंगी होने लगा था। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। बरगद का पेड़ वो एक छोटे से काले धब्बे जैसा दिख रहा था, इतना दूर कि भोला का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसे अब समझ आया, यह सौदा जमीन का नहीं, वक्त का था, और जाल कोई और नहीं, उसका अपना लालच था जिसने उसे इतनी दूर फेंक दिया था। एक ठंडी दहशत ने उसके शरीर को जकड़ लिया। अब जमीन की कोई कीमत नहीं थी। घर, बाग, इज्जत सब बेमानी हो गए थे। अब सिर्फ एक ही चीज की कीमत थी, वो जिंदगी जो डूबते सूरज के साथ खत्म हो रही थी। अब यह जमीन पाने की चाह नहीं, जान बचाने की दौड़ थी। भोला ने हाथ से कुदाल फेंक दिया, पानी की खाली मशक को कमर से खोलकर फेंक दिया। वो भागा, अपनी पूरी ताकत से भागा। उसके फेफड़ों में आग जल रही थी, उसके पैरों की मांसपेशियां जवाब दे रही थीं। उसे राधा का चेहरा दिखा, उसकी चिंता भरी आंखें, उसे पड़ोसी का हंसता हुआ चेहरा दिखा। सूरज का गोला हर पल क्षितिज में और धंसता जा रहा था। बरगद का पेड़ बड़ा हो रहा था,
पर बहुत धीरे धीरे। भोला गिरता, उठता, फिर भागता। उसके मुंह से खून के स्वाद वाली झाग निकलने लगी थी। उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस अपने दिल के धड़कने की आवाज जो ढोल की तरह बज रहा था और कानों में साई साई करती हवा। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, यह लालच और मौत के बीच की दौड़ थी। भोला बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया था। वो लोगों की धुंधली आकृतियां देख सकता था। जमींदार वहीं खड़ा था, शांत, अडिग, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। भोला की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके पैर लड़खड़ाए और वो गिर पड़ा, पर वो रुका नहीं। वो अपने घुटनों और कोहनियों के बल घिसटने लगा। हर इंच जमीन उसे पहाड़ जैसी लग रही थी। सूरज का आखिरी किनारा डूब रहा था। पूरी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में समा रही थी। एक आखिरी हैवानियत भरी चीख के साथ भोला ने अपना शरीर आगे फेंका और उसका हाथ जमींदार के जूतों से जा टकराया। ठीक उसी पल सूरज पूरी तरह डूब गया। भोला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। वो जीत गया था, उसने सब कुछ जीत लिया था। वो हांफता हुआ जमींदार के कदमों में पड़ा रहा। फिर एक हिचकी आई, उसके मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा और उसका शरीर शांत हो गया। बरगद के पेड़ के नीचे गहरा सन्नाटा छा गया। जमींदार ने नीचे पड़े भोला के बेजान शरीर को देखा। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना कोई दुख, जैसे उसने बस एक कीड़े को अपनी जिंदगी की दौड़ पूरी करते देखा हो। उसने अपनी चांदी की छड़ी से भोला को धीरे से ठोका। कोई हरकत नहीं हुई। जमींदार ने अपने पीछे खड़े एक नौकर की तरफ मुड़कर शांति से कहा, इसके लिए कब्र खोदो। नौकर ने फावड़ा उठाया और भोला के शरीर के पास जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसने भोला की एड़ी से लेकर उसके सिर तक एक गड्ढा खोदा, लंबा संकरा, ठीक भोला के कद का। जिस आदमी ने सूरज की रोशनी में हजारों बीघा जमीन नापी थी, अंधेरे में उसके हिस्से बस 6 फुट जमीन आई। राधा का दिल दहला देने वाला रोना उस खामोशी को चीर गया। जब कब्र तैयार हो गई तो जमींदार ने अपनी जेब से वो सोने का सिक्का निकाला। उसने उसे एक पल के लिए देखा और फिर उसे भोला की कब्र में उछाल दिया। सिक्का मिट्टी में जाकर बिना आवाज के गायब हो गया। जमींदार ने एक नजर उस अंधेरे में डूबी विशाल जमीन पर डाली जिसे भोला ने अपनी जान देकर घेरा था, और फिर उस छोटी सी कब्र को देखा जो अब भोला का घर थी। वो बिना कुछ कहे भीड़ से होता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। कहानी की शुरुआत में एक सवाल था, एक आदमी को आखिर कितनी जमीन चाहिए? इसका जवाब उस कब्र में दफन था। आखिर में एक आदमी को बस 6 फुट जमीन ही चाहिए होती है, उसके सिर से लेकर उसके पैर तक। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।